भारत के बढ़ते कूटनीतिक दबाव ने तुर्की को ऐसी जगह ला खड़ा किया है जहां से पीछे हटने के अलावा कोई रास्ता साफ नजर नहीं आता। कभी खुद को इस्लामिक दुनिया का अगुवा समझने वाला तुर्की अब भारत के सामने घुटनों पर आता हुआ दिख रहा है। कश्मीर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ मुखर बयान देने वाला अंकारा अब अचानक अपनी भाषा बदलता नजर आ रहा है। कारण साफ है, भारत ने इस बार चुप्पी नहीं बल्कि रणनीतिक जवाब चुना। व्यापार, रक्षा सहयोग और वैश्विक साझेदारियों के जाल में भारत ने ऐसा घेरा बुना कि तुर्की चारों तरफ से फंसता चला गया। यूरोप पहले से ही तुर्की से नाराज है, अमेरिका भरोसे के मूड में नहीं, रूस अपनी शर्तों पर खेल रहा है और अब भारत ने भी स्पष्ट कर दिया कि दोस्ती सम्मान से होगी, उकसावे से नहीं। इसी बीच कहानी में एक नया मोड़ तब आया जब इजरायल खुलकर इस दौड़ में उतरता दिखा। पूर्वी भूमध्य सागर से लेकर रक्षा तकनीक तक इजरायल की सक्रियता ने तुर्की की चिंताएं कई गुना बढ़ा दी। अंकारा को एहसास हो गया कि अब यह सिर्फ भारत बनाम तुर्की नहीं रहा, बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक समीकरण का हिस्सा बन चुका है। पर्दे के पीछे चल रही बैठकों में तुर्की के रणनीतिकार फुसफुसा रहे हैं कि अगर भारत और इजरायल की नजदीकी और गहरी हुई तो तुर्की के लिए हालात संभालना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि जो तुर्की कभी तीखे शब्दों से भारत को घेरने की कोशिश करता था, वही अब नरम लहजे में पीछे हटता दिख रहा है। बयान बदले जा रहे हैं, सुर बदले जा रहे हैं और संकेत दिए जा रहे हैं कि तनाव कम किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली में बैठी रणनीतिक आंखें जानती हैं कि यह बदलाव डर से पैदा हुआ है, समझ से नहीं। सस्पेंस यहीं गहराता है, क्या तुर्की सच में पीछे हट रहा है या यह सिर्फ समय खरीदने की चाल है? क्या इजरायल की एंट्री इस खेल को निर्णायक मोड़ तक ले जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस दबाव को अंतिम कूटनीतिक जीत में बदल पाएगा? फिलहाल तस्वीर साफ है, तुर्की हाँफ रहा है, घिर चुका है और हर चाल सोच समझकर चलने को मजबूर है, जबकि भारत शांत लेकिन दृढ़ कदमों से शतरंज की बिसात पर अगली चाल की तैयारी कर चुका। इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपको आगे पूरी जानकारी देंगे, लेकिन चैनल पर बने रहे। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि इससे जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों, आप सभी से एक और अनुरोध है, आप देश के जिस जगह शहर से जुड़ करके हमारी वीडियो से कनेक्ट हो रहे हैं उस जगह उस शहर का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम समझ सके कि हमारे व्यूवर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक बेहतर जानकारी पहुंचा सकें। इसके लिए बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। पूर्वी भूमध्य सागर की नीली शांत दिखने वाली लहरों के नीचे इस समय जो उबाल पक रहा है वह आने वाले वर्षों में पूरे क्षेत्र की भू राजनीति को हिला देने की क्षमता रखता है और इसी उबाल के केंद्र में खड़ा है तुर्की। रेसेप तैयप एर्दोगन का तुर्की, जो पिछले एक दशक में खुद को केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि एक आक्रामक, आत्मविश्वासी और वैचारिक सैन्य ताकत के रूप में स्थापित करने में लगा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जैसे ही कोई शक्ति खुद को अजेय समझने लगती है, उसी क्षण उसके चारों ओर ऐसे गठबंधन जन्म लेने लगते हैं जो चुपचाप बिना शोर किए उसके लिए भविष्य की सबसे बड़ी चुनौती बन जाते हैं। और ठीक यही कहानी अब तुर्की के इर्द गिर्द लिखी जा रही है, जहां ग्रीस, साइप्रस और इजराइल, तीन ऐसे देश जो अलग अलग मोर्चों पर तुर्की की महत्वाकांक्षाओं से टकरा चुके हैं और भारत के रणनीतिक मित्र भी माने जाते हैं, अब एक साझा छाया में खड़े होकर एक ऐसे कदम की तैयारी कर रहे हैं जो एर्दोगन के पूरे सैन्य गणित को उलट सकता है। क्योंकि बात अब केवल कूटनीति, बयानबाजी या समुद्री सीमा विवादों तक सीमित नहीं रही, बल्कि एक ठोस, जमीन पर उतरने वाली रैपिड रिस्पांस फोर्स की है। एक ऐसी संयुक्त सैन्य शक्ति जो संकट के क्षण में बिना देर किए, बिना राजनीतिक हिचकिचाहट के सीधे कार्रवाई कर सके। और यहीं से शुरू होता है वह सस्पेंस जो अंकारा के रणनीतिक गलियारों में बेचैनी पैदा कर रहा है, क्योंकि एर्दोगन अच्छी तरह जानते हैं कि तुर्की की ड्रोन शक्ति, उसकी ब्लू होमलैंड रणनीति, लीबिया से लेकर सीरिया तक फैला उसका सैन्य प्रभाव और पूर्वी भूमध्य सागर में ऊर्जा संसाधनों पर उसकी दावेदारी जितनी आक्रामक रही है, उतनी ही तेजी से उसने अपने खिलाफ एक मौन लेकिन संगठित मोर्चा भी खड़ा कर लिया है। ग्रीस, जो दशकों से एजियन सागर में तुर्की के साथ तनातनी झेलता आया है और जिसकी वायुसेना और नौसेना अब फ्रांस और अमेरिका के सहयोग से नई धार पा चुकी है। साइप्रस,
जो आकार में छोटा होने के बावजूद ऊर्जा गैस ब्लॉक्स और तुर्की समर्थित उत्तरी साइप्रस के कारण सीधे तुर्की के निशाने पर रहा है, और इजराइल जो एर्दोगन के इस्लामी राजनीतिक रुख, हमास समर्थन और पूर्वी भूमध्य गैस परियोजनाओं में तुर्की की घुसपैठ को अपने दीर्घकालिक सुरक्षा हितों के लिए खतरा मानता है। ये तीनों देश अब अलग अलग लड़ने के बजाय एक साझा युद्ध तर्क तैयार कर रहे हैं, जिसमें रैपिड रिस्पांस फोर्स केवल एक सैन्य यूनिट नहीं बल्कि एक संदेश है, एक चेतावनी है कि यदि तुर्की ने किसी भी मोर्चे पर सीमा लांघी तो जवाब बिखरा हुआ नहीं बल्कि संयुक्त, तेज और निर्णायक होगा। और इस फोर्स की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह स्थायी युद्ध की घोषणा नहीं करती बल्कि तत्काल प्रतिक्रिया की बात करती है, यानी किसी संकट, किसी ड्रिल, किसी समुद्री टकराव या किसी एयर स्पेस उल्लंघन के क्षणों में घंटों या दिनों का इंतजार नहीं बल्कि मिनटों में जवाब। और यही वह बिंदु है जहां एर्दोगन की रणनीति असहज होने लगती है, क्योंकि तुर्की की सैन्य योजना हमेशा इस धारणा पर टिकी रही है कि विरोधी बिखरे हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया धीमी होगी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बीच में कूटनीति का ब्रेक लगा देगा। लेकिन यदि ग्रीस के रडार, इजराइल की इंटेलिजेंस और साइप्रस के समुद्री ठिकाने एक ही कमांड संरचना में जुड़ जाते हैं तो तुर्की के ड्रोन, फ्रिगेट्स और फाइटर जेट्स को पहले से कहीं अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। और इस पूरे घटनाक्रम में भारत की भूमिका प्रत्यक्ष भले न दिखे, लेकिन रणनीतिक रूप से यह समीकरण भारत के हितों से जुड़ता है, क्योंकि ये तीनों देश भारत के रक्षा, ऊर्जा और रणनीतिक सहयोगी हैं। भारत इजराइल रक्षा साझेदारी किसी से छुपी नहीं। ग्रीस और साइप्रस के साथ भारत का बढ़ता नौसैनिक सहयोग, संयुक्त अभ्यास और कूटनीतिक समर्थन एक गहरी पृष्ठभूमि तैयार करता है। और एर्दोगन का तुर्की वही देश है जिसने कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की, पाकिस्तान के साथ सैन्य सांस्कृतिक नजदीकियां बढ़ाईं और खुद को मुस्लिम दुनिया के वैकल्पिक नेता के रूप में पेश करने की कोशिश की। ऐसे में पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की रणनीतिक उलझन अप्रत्यक्ष रूप से भारत के लिए एक अवसर भी बनती है। लेकिन सस्पेंस यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि रैपिड रिस्पांस फोर्स का मतलब केवल सैनिकों का जमावड़ा नहीं बल्कि साझा खुफिया तंत्र, रियल टाइम डेटा शेयरिंग, संयुक्त कमांड एंड कंट्रोल और सबसे अहम राजनीतिक इच्छा शक्ति। और यही वह तत्व है जो इस गठबंधन को पिछले ढीले ढाले समझौतों से अलग बनाता है। इजराइल की टेक्नोलॉजी और सटीक सैन्य सोच, ग्रीस की भौगोलिक स्थिति और एयरबेस नेटवर्क, साइप्रस की ऊर्जा राजनीति और समुद्री गहराई, इन सब का मेल तुर्की के लिए एक ऐसे जाल की तरह है जिसमें फंसने का मतलब होगा बिना पूरी जंग छेड़े भी भारी रणनीतिक नुकसान उठाना। और एर्दोगन के सामने सबसे बड़ी दुविधा यही है कि यदि वह पीछे हटते हैं तो उनकी घरेलू मजबूत नेता वाली छवि को झटका लगता है, और यदि आगे बढ़ते हैं तो यह नया त्रिकोणीय मोर्चा उनकी सेना को ऐसे संघर्ष में खींच सकता है जहां जीत सुनिश्चित नहीं। और यही अनिश्चितता इस पूरी कहानी का सबसे गहरा सस्पेंस है, क्योंकि दुनिया अक्सर बड़े युद्धों की आहट टैंकों और मिसाइलों से नहीं बल्कि ऐसे ही शांत, तकनीकी और योजनाबद्ध गठबंधनों से सुनती है, जो अचानक एक दिन सक्रिय होकर पूरे संतुलन को बदल देते हैं। और जब पूर्वी भूमध्य सागर में अगली बार कोई तुर्की युद्धपोत अपने रडार पर एक साथ ग्रीक फाइटर, इजरायली ड्रोन और साइप्रस के समुद्री सिग्नल देखेगा तो उस पल यह एहसास केवल सैन्य नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक होगा कि एर्दोगन का तुर्की अब अकेले ताकत दिखाने की स्थिति में नहीं रहा। और यहीं इसी चुपचाप बनते दबाव में आने वाले वर्षों की सबसे बड़ी रणनीतिक कहानी छिपी है। यरूशलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल, ग्रीस और साइप्रस के सीनियर सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के बीच प्रस्तावित रैपिड रिस्पांस फोर्स को लेकर हुई हालिया बैठक केवल एक तकनीकी सैन्य चर्चा नहीं है, बल्कि यह पूर्वी भूमध्य सागर में बदलते भू राजनीतिक संतुलन, उभरते शक्ति संघर्ष और तुर्की की बढ़ती सैन्य रणनीतिक सक्रियता के खिलाफ एक सोची समझी सामूहिक प्रतिक्रिया के रूप में देखी जा रही है। जहां पिछले एक दशक में ऊर्जा संसाधनों, समुद्री सीमाओं, नेचुरल गैस फील्ड्स, ड्रिलिंग अधिकारों और समुद्री कानून को लेकर तनाव लगातार बढ़ा है, इस प्रस्तावित फोर्स का सबसे अहम पहलू यह है कि इसे किसी स्थायी सेना या औपचारिक सैन्य गठबंधन के रूप में नहीं बल्कि एक लचीली, मॉड्यूलर और संकट केंद्रित यूनिट के तौर पर डिजाइन किया जा रहा है, जो जरूरत पड़ने पर जमीन, समुद्र या हवा में बेहद कम समय में तैनात की जा सके। और यही लचीलापन इसे पारंपरिक गठबंधनों से अलग बनाता है, क्योंकि इससे तीनों देशों को बिना नाटो या अन्य बहुपक्षीय संस्थानों की लंबी प्रक्रियाओं में फंसे तत्काल सामरिक जवाब देने की क्षमता मिलती है।
पूर्वी भूमध्य सागर में तुर्की की गतिविधियां, चाहे वह साइप्रस के आसपास विवादित ड्रिलिंग हो, ग्रीस के साथ समुद्री सीमा को लेकर तनाव हो, या फिर लीबिया और उत्तरी साइप्रस में उसकी सैन्य मौजूदगी, इन तीनों देशों के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रही हैं। और ऐसे में 2500 सैनिकों की यह प्रस्तावित यूनिट केवल संख्या का खेल नहीं है, बल्कि यह एक स्पष्ट रणनीतिक संदेश है कि इजरायल, ग्रीस और साइप्रस अब केवल कूटनीतिक विरोध तक सीमित नहीं रहना चाहते, बल्कि वे जमीन पर सामूहिक सैन्य तैयारी भी दिखाने को तैयार हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ग्रीस और इजरायल से 1000 सैनिक और साइप्रस से 500 सैनिकों की भागीदारी इस संतुलन को दर्शाती है कि जहां इजरायल और ग्रीस सैन्य क्षमताओं और संसाधनों के लिहाज से रीढ़ की हड्डी होंगे, वहीं साइप्रस अपनी भौगोलिक स्थिति और रणनीतिक ठिकानों के जरिए इस फोर्स को ऑपरेशनल गहराई देगा, क्योंकि साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर के केंद्र में स्थित होकर एयरबेस, पोर्ट्स और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए आदर्श प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। यह पहल ऐसे समय पर सामने आई है जब इजरायल खुद गाजा युद्ध और क्षेत्रीय अस्थिरता के कारण बहुआयामी सुरक्षा दबाव झेल रहा है। ग्रीस तुर्की के साथ एजियन सागर और एयर स्पेस उल्लंघनों को लेकर लगातार सतर्क है, और साइप्रस दशकों पुराने विभाजन और उत्तरी साइप्रस में तुर्की की मौजूदगी से जूझ रहा है। ऐसे में तीनों देशों का एक साझा रैपिड रिस्पांस ढांचा बनाना केवल सैन्य सहयोग नहीं, बल्कि साझा खतरे की सामूहिक स्वीकारोक्ति भी है। इस प्रस्ताव का एक और अहम आयाम यह है कि यह फोर्स संकट के समय मानवीय मिशन, नागरिकों की निकासी, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद रोधी ऑपरेशन और सीमित सैन्य हस्तक्षेप जैसे कई परिदृश्यों में इस्तेमाल की जा सकती है, जिससे इसे केवल तुर्की विरोधी कदम कहकर खारिज करना आसान नहीं होगा, बल्कि इसे क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा के नाम पर वैध ठहराया जा सकेगा। हाल के महीनों में इस विषय पर हुई कई बैठकों से यह साफ संकेत मिलता है कि शुरुआती प्लानिंग के स्तर से आगे बढ़कर अब राजनीतिक मंजूरी की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में ग्रीस के प्रधानमंत्री क्यारिकोस मित्सोटाकिस और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड की इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से प्रस्तावित बैठक बेहद अहम मानी जा रही है, क्योंकि यहीं पर यह तय हो सकता है कि यह फोर्स केवल एक विचार बनकर रह जाएगी या फिर इसे वास्तविक सैन्य ढांचे में बदला जाएगा। अगर यह पहल फाइनल रूप लेती है तो यह पूर्वी भूमध्य सागर में शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि तुर्की इसे अपने खिलाफ एक अर्ध गठबंधन के रूप में देख सकता है, जिससे क्षेत्रीय तनाव और कूटनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है। वहीं दूसरी ओर यूरोपीय यूनियन और अमेरिका जैसी ताकतें इसे किस नजर से देखेंगी, यह भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ग्रीस और साइप्रस यूरोपीय संघ के सदस्य हैं और इजरायल अमेरिका का करीबी सहयोगी है। यह भी गौर करने वाली बात है कि यह पहल नाटो के भीतर मौजूद आंतरिक मतभेदों को भी उजागर करती है, क्योंकि ग्रीस और तुर्की दोनों नाटो सदस्य हैं, लेकिन उनके बीच गहरे रणनीतिक मतभेद हैं। और ऐसे में नाटो के बाहर एक अलग सैन्य समन्वय ढांचा बनाना ग्रीस के लिए अपने विकल्प खुले रखने की रणनीति हो सकती है। कुल मिलाकर यह प्रस्तावित रैपिड रिस्पांस फोर्स केवल 2500 सैनिकों की तैनाती का मसौदा नहीं है, बल्कि यह उस व्यापक रणनीतिक बदलाव का संकेत है जिसमें छोटे और मध्यम आकार के देश क्षेत्रीय खतरों से निपटने के लिए लचीले, मिशन आधारित और राजनीतिक रूप से कम बंधे सैन्य सहयोग मॉडल तलाश रहे हैं। और अगर यह पहल सफल होती है तो यह भविष्य में पूर्वी भूमध्य सागर ही नहीं, बल्कि अन्य संवेदनशील क्षेत्रों के लिए भी एक नया सुरक्षा टेम्पलेट बन सकती है, जहां पारंपरिक गठबंधनों के बजाय तेज, केंद्रित और साझा हितों पर आधारित सैन्य ढांचे उभरते दिख सकते हैं। तुर्की की हालिया रणनीतिक सक्रियता को अगर व्यापक भू राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो यह साफ दिखाई देता है कि अंकारा अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं रहना चाहता, बल्कि वह मध्य पूर्व, पूर्वी भूमध्य सागर, उत्तरी अफ्रीका और धीरे धीरे दक्षिण एशिया तक अपने प्रभाव का विस्तार करने की दीर्घकालिक योजना पर काम कर रहा है। और इसी क्रम में उसकी नज़र इजरायल, ग्रीस, साइप्रस जैसे देशों के संभावित सैन्य गठबंधन पर टिक गई है, क्योंकि यह गठबंधन न केवल पूर्वी भूमध्य सागर में
तुर्की की समुद्री महत्वाकांक्षाओं के लिए चुनौती है, बल्कि ऊर्जा संसाधनों, गैस पाइपलाइनों और नौवहन मार्गों पर उसके दावों को भी कमजोर कर सकता है। तुर्की की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में सीरिया में अपना प्रभाव बढ़ाना है, जहां वह कुर्द बलों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है और असद सरकार के साथ साथ रूस, ईरान और अमेरिका जैसे बाहरी खिलाड़ियों के बीच संतुलन साधते हुए एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती के जरिए सीरियाई हवाई क्षेत्र में विमानों और मिसाइलों को निशाना बनाने की क्षमता विकसित करना चाहता है, ताकि वह न केवल अपनी सैन्य मौजूदगी को सुरक्षित कर सके, बल्कि इजरायल की बार बार होने वाली हवाई कार्रवाइयों और अन्य संभावित हस्तक्षेपों पर भी अप्रत्यक्ष दबाव बना सके। इसी रणनीति का विस्तार गाजा पट्टी तक दिखाई देता है, जहां तुर्की खुद को फिलिस्तीनी मुद्दे का प्रमुख समर्थक दिखाते हुए किसी संभावित मल्टीनेशनल फोर्स में शामिल होने की संभावना टटोल रहा है, जिससे उसे अरब जगत में राजनीतिक नैतिकता, इस्लामी एकजुटता और कूटनीतिक प्रभाव तीनों का लाभ मिल सकता है। हालांकि यह कदम इजरायल के साथ उसके पहले से तनावपूर्ण संबंधों को और जटिल बना सकता है। समुद्री मोर्चे पर तुर्की की गतिविधियां और भी अधिक आक्रामक हैं, क्योंकि वह लीबिया की दोनों विरोधी सरकारों, त्रिपोली स्थित गवर्नमेंट ऑफ नेशनल यूनिटी और पूर्वी लीबिया की शक्तियों के साथ अलग अलग स्तर पर बातचीत कर एक नए समुद्री समझौते की जमीन तैयार करने की कोशिश कर रहा है, ताकि 2019 के विवादास्पद तुर्की लीबिया समुद्री समझौते को और मजबूत किया जा सके। भूमध्य सागर के विशाल समुद्री क्षेत्रों में अपनी दावेदारी को कानूनी और रणनीतिक वैधता दी जा सके, जिससे तुर्की ऊर्जा अन्वेषण, नौसैनिक तैनाती और व्यापारिक मार्गों पर एक निर्णायक खिलाड़ी बन सके। यही वह बिंदु है जहां इजरायल, ग्रीस और साइप्रस जैसे देश असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनका ईस्ट मेड गैस सहयोग, यूरोप तक ऊर्जा आपूर्ति की योजनाएं और क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे तुर्की की बढ़ती सैन्य कूटनीतिक ताकत से सीधे टकराते हैं।